हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जीवनपुर कहकर एक गांव में नैतिक नामक एक गरीब आदमी अपनी साइकिल पर सवार होकर पुलाव बेचा करता था। वो तरह तरह के पुलाव बेचकर पूरे गांव में मशहूर था। अरे वाह भाई वाह, ये तो मजा ही आ गया भैया। इतना स्वादिष्ट मटर पुलाव तो हमने अपन जीवन में कबू खाया ही नहीं। आहा। सच यार, इतना मजेदार तवा पुलाव तो मैंने भी अपने जीवन में कभी नहीं खाया। दिल खुश हो गया। मुझे तो और एक प्लेट खाना है बॉस। इस तरह नैतिक के पुलाव सभी को बहुत पसंद आते। नैतिक अपनी बीवी विमला के साथ रहा करता था। उन दोनों को एक छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम कुंदन था। आए दिन नैतिक अपने पुलाव ठेले से बहुत सारे पैसे कमाने लगता है। वो हर महीने अपनी कमाई में से पैसे जुटाया करता। बस अब कुछ महीने और, उसके बाद मैं अपना खुद का होटल खोलूंगा जिसमें मैं अपने सारे स्पेशल फ्लेवर्स वाले पुलाव बेचूंगा। जो भी हो, मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ जी कि आपका सब अच्छा ही हो। हाँ पापा, आपका ढाबा इस गांव का नंबर 1 ढाबा बनकर रहेगा, देखना। शुक्रिया मेरे छोटू हीरो। नैतिक जी तोड़ मेहनत करता और तो और अभी वो रात में देर तक रुककर पुलाव बेचता, क्योंकि उसे अपना ढाबा खोलने का सपना पूरा जो करना था। वो उस सपने के लिए हर वो मुमकिन मशक्कत करता। एक दिन जब वो विमला और कुंदन बाहर घूमने जाते हैं, तभी कुछ चोर उनके घर पर आते हैं और नैतिक के जमाए हुए सारे पैसे और उनका सब कुछ, उसकी साइकिल भी चुरा कर ले जाते हैं। जिसके बाद जब नैतिक, विमला और कुंदन घर वापस लौटते हैं, तब ये सब देखकर चौंक जाते हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? मेरे खून पसीने की कमाई और मेरी साइकिल चोरी हो गई। जी संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। नैतिक अब बहुत चिंतित हो चुका था। इतने सारे पैसे चोरी होने के बाद उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जी, ये क्या हाल कर लिया है आपने अपना। टेंशन ले लेकर आपने अपनी तबीयत पूरी तरह बिगाड़ दी है। ना ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ठीक से पी रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा जी, आप ही बताइए ना। हाँ पापा, खाना खा लीजिए ना, वरना आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खा लूं बेटा, जब मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है? मेरी किस्मत ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, तो कैसे खाना खाऊं मैं? मेरी रातों की नींद और दिन का चैन दोनों जा चुका है। नैतिक के पुलाव को पसंद करने वाले अब जब भी विमला को बाजार में मिलते तो वो उसके बारे में पूछा करते। अरे विमला बहन, कैसा है अब नैतिक? उसके हाथ के बने पुलाव की बहुत याद आती है। हाँ बहन जी, मैं तो अकेला रहता हूँ। एक नैतिक ही था जिसके पुलाव खाकर मैं अपनी भूख मिटाता था। उसके पुलाव का स्वाद और दाम दोनों सही और जबरदस्त थे, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब तो बस उसके पुलाव ठेले के फिर से शुरू होने की राह देख रहे हैं हम। विमला को बहुत बुरा लगता। नैतिक अब ठीक होने के बाद नौकरी ढूंढने लगता। वो खुद का ढाबा या ठेला खड़ा करने के लायक तो रहा नहीं था, इसीलिए वो अभी दूसरे के ढाबे या ठेले पर जाकर काम मांगने लगता है। भाई जी, क्या मुझे आपके ढाबे पर काम मिल सकता है? मैं बहुत अच्छा पुलाव बनाता हूँ। आप तो मुझे जानते ही होंगे। आपका बेटा भी एक बार मेरी साइकिल ठेले पर आकर पनीर पुलाव खाकर गया था। अरे चल चल, दिमाग मत सटका और अपना मुंह उठाकर निकल जाए यहां से। तुझे यहाँ कोई काम नहीं मिलेगा। एक पुलाव बेचकर मशहूर हुए नहीं तो महाशय खुद को हीरो समझने लगे हैं। 2 कौड़ी की औकात नहीं है और बड़ा आया डींके हाँकने। देखिए, मैंने आपसे बहुत ही अच्छे से बात की है, आप यूं बदतमीजी से क्यों पेश आ रहे हो फिर? अबे निकल यहां से। क्यों धंधे के टाइम पर भेजा फ्राई कर रहा है? बेचारा नैतिक कई जगहों पर 5 से 6 दिनों तक जा जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं पर नौकरी नहीं मिलती। वो बहुत परेशान हो जाता है। पता नहीं विमला, क्या होगा अब हमारा? इतना अच्छा पुलाव बनाता हूं मैं, लेकिन मुझे किसी भी ढाबे वाले ने काम नहीं दिया। जी, आप निराश मत होइए। मैंने एक काम ढूंढा है, एक स्कूल में साफ सफाई का। वहां पर तनख्वाह भी ठीक ठाक है। आधा खर्च मैं उठाऊंगी, आधा आप उठाना। इस तरह हम दोनों मिल बांटकर सब कुछ सही से संभाल लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। हाँ विमला, अब बस
मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। एक दिन जब विमला और नैतिक दोनों कुंदन को स्कूल में छोड़कर एक जगह जा रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि दो बूढ़े पति पत्नी एक गड्ढे में फंसे हुए हैं और वो दोनों मदद के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये देख वो दोनों तुरंत उन्हें बचाने जाते हैं। काका, काकी, आप दोनों घबराइए मत, हम दोनों आपको इस गड्ढे से बाहर निकाल लेंगे। हाँ काका काकी, बस आप दोनों हिम्मत रखिए और कस के रस्सी पकड़िए। मैं कोई कम धार वाली रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ। तब तक तुम यहीं रुको विमला। नैतिक पास के जंगल में जाकर एक कम धार वाली मोटी रस्सी ढूंढ लाता है और वो उन दोनों बूढ़े पति पत्नी को उस गड्ढे से बाहर निकालता है, जिसके बाद दोनों बूढ़े पति पत्नी नैतिक और विमला का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे धन्यवाद बच्चों, आज तुम्हारी वजह से हम दोनों इस गड्ढे से बाहर बच निकले। तुम दोनों को जो चाहिए वो कहो। तुम दोनों ने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हमारी जान बचाई है। कहो क्या चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं काकी जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने आपकी जान इंसानियत के नाते ही बचाई है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम दुविधा में जरूर हैं, लेकिन हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। दुविधा? कैसी दुविधा बेटिया? तभी विमला उस बूढ़ी औरत को सब कुछ बताती है, जिसके बाद वो दोनों उन्हें अपनी कार में अपने बंगले में ले जाते हैं, जहां वह उन्हें अपना बांस का खेत दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये हमारा बांस का खेत है। अरे बेटा, 2 साल पहले मेरा बेटा, बहू और पोता पोती एक एक्सीडेंट में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारा कोई नहीं रहा। इस बांस के खेत को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बेटा। हाँ बेटा, इसे तुम ही रख लो। हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हमारे जाने के बाद ये सब किसी काम का नहीं। विमला और नैतिक ये सुनकर चौंक जाते हैं। नहीं नहीं काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं। हाँ काकी जी, हम ये नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी खून पसीने की कमाई की खेत है। हिचकिचाओ मत बच्चों, तुम दोनों को ऊपर वाले की सौ। रख लो इस खेत को। दोनों बूढ़ा बूढ़ी नैतिक और विमला को वो खेत दे देते हैं और उसके बाद वो उस बांस के खेत के मालिक बन जाते हैं। नैतिक उस बांस का सही तरह से उपयोग करता है और वो उन लकड़ियों से एक ढाबा बनाता है, जिसका नाम वो अपने बेटे के नाम से रखता है, कुंदन का पुलाव ढाबा। और विमला उन लकड़ियों को बाजार में जाकर बेचती है। नैतिक अब फिर से पुलाव बेचने लगता है और उसके वही पुराने ग्राहक उसके ढाबे पर लौट आते हैं। फिर से उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। उधर विमला भी बाजार में बांस की लकड़ियां बेचकर खूब पैसे कमाने लगती है। बांस के ढाबे से आकर्षित होकर लोग गर्मी में उसके पास आकर बैठते हैं। आहा, इस बांस के ढाबे में बैठकर मानो अलग प्रकार का नैसर्गिक सुख मिल रहा है। बहुत आनंद मिल रहा है यहाँ पे। अरे और तो और समय के साथ नैतिक भाई साहब के हाथों का स्वाद भी और मस्त और जबरदस्त हो चुका है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद ये पुलाव खाकर। ओहो, नैतिक भाई साहब जरा रायता तो देना, और हाँ, मसाला पापड़ भी और अचार भी। इस तरह गरीब नैतिक और विमला बांस के ढाबे से और बांस बेचकर काफी अमीर हो जाते हैं और जीवन में ऊंचाइयां हासिल करते हैं। विक्रम बेटा, ये रस्म तो तुझे ही जीतनी है, वो भी हर हाल में। हाँ देवर जी, अगर आप हार गए ना तो हम लड़के वालों की तो नाक ही कट जानी है, बाय गॉड। अंजलि और विक्रम की शादी हुई होती है। ससुराल में आने के बाद वो दोनों दूध के पतीले में अंगूठी ढूंढने की रस्म कर रहे होते हैं। खुशियों से भरा माहौल होता है। ये देखो, अंगूठी मुझे मिल गई। ओहो, अरे यार। ससुराल में सभी अंजलि से बहुत प्यार करते थे। अंजलि ने उसकी सास चंद्रिका, ससुर इंद्रनील, जेठ निर्मित और जेठानी लवलीन के दिलों में चंद दिनों में ही अपनी जगह बना ली थी। ये देख अंजलि बहू, ये मैंने तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है। समदन जी बता रही थी कि तुझे लौकी का हलवा बहुत पसंद है। और ये लो अंजलि, मैं शॉपिंग करने बाजार गई थी तो तुम्हारे लिए भी ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाई हूँ। बाय गॉड, सुंदर है ना? अरे वाह, ये चूड़ियां, ये तो बहुत ही सुंदर है। और ये हलवा, ये तो
बिल्कुल मेरी माँ जैसा बनाती हैं, उसकी कार्बन कॉपी हैं आप। खुशबू भी वैसी है। धन्यवाद माँ जी, धन्यवाद लवलीन दीदी। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अंजलि का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो बांझ हो जाती है। क्या? ये आप क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बकवास नहीं इंद्रनील जी, यही हकीकत है। अंजलि अब कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि वो बांझ हो चुकी है। अरे नहीं, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? मेरा बेटा, मेरा विक्रम, उसे अब पापा कहकर कौन पुकारेगा? अंजलि के बांझ होने के कारण अब ससुराल में चंद्रिका और इंद्रनील उससे नफरत करने लगते हैं। माँ जी, मैं आज के भोग प्रसाद में मावे की मिठाई और हलवा पूड़ी बना देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे तुझ जैसी बांझ के हाथ के बना भोग प्रसाद भगवान जी को चढ़ाऊंगी तो मुझे पाप नहीं लगेगा क्या? मैं ये घोर पाप नहीं होने दूंगी। एक तो इस घर की खुशियां छीन ली और ऊपर से अब सबसे बात कर रही हो। तुम्हें कोई गम पछतावा नहीं है, लेकिन हमें बहुत है। हमसे तुमने दादा दादी बनने का हक छीन लिया। अब तुम सिर्फ पनौती की निशानी हो और कुछ नहीं। तभी विक्रम इंद्रनील से कहता है, पापा, माँ, आप ये सब क्या बोल रहे हो? अंजलि कभी माँ नहीं बन सकती तो उसमें इसकी क्या गलती? वो एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। ओ दुनिया के नंबर 1 जेठ जी, ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है इस अंजलि की। ये तो है ही अपशगुनी। जब से आई है अपने साथ साथ मनहूसियत को भी ले आई है। बाय गॉड। अंजलि अकेले में बहुत रोती है। चंद्रिका, इंद्रनील और लवलीन उसके साथ सही ढंग से पेश नहीं आते और कटे कटे से रहने लगते हैं। अंजलि माता रानी की परम भक्त थी। वो माता रानी की प्रतिमा के चरणों में सर झुकाकर खूब रोती है। मैं ही क्यों माता रानी, मैं ही क्यों? मेरी कोख हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई है। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। क्या क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माता रानी, क्यों? वहीं चंद्रिका विक्रम की दूसरी शादी कराने के बारे में सोचती है। माँ जी, सुनीता जी से मेरी बात हो गई है। वो आती ही होंगी अपनी बेटी पायल के साथ। बाय गॉड। चलो अच्छा है विक्रम बेटा, जा तू भी तैयार हो जा। आज तुझे देखने लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले? अब तुम्हारी बीवी तो हमें पोता या पोती नहीं दे सकते, इसलिए तुम्हारी दूसरी शादी करवाना बहुत जरूरी है, वरना वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अंजलि और विक्रम ये सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं। बस पापा, आप लोगों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मेरी जिंदगी है। मैं अंजलि से ही प्यार करता हूं और बच्चा तो हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला। लेकिन विक्रम बेटा तू। बस मां, अब इस बात पर मैं और ज्यादा बहस नहीं करना चाहता, प्लीज, वरना ना चाहते हुए भी मुझे और अंजलि को ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। विक्रम अंजलि की खातिर अपनी माँ, भाभी और पिता के खिलाफ हो जाता है, जिससे चंद्रिका और लवलीन का और भी ज्यादा पारा हाई हो जाता है। विक्रम तो मानो उस बांझ अंजलि के प्यार में पागल हो रहा है। अरे उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब समाज उसे ताने कसेगा ना, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आएगी। माँ जी, ये दोनों लैला मजनू तो कभी अलग नहीं हो पाएंगे, लेकिन हमें इस पनौती को तो अपने घर और जिंदगी से निकाल कर ही रहना है। मेरे पास एक गर्मा गर्म आइडिया है। खाना चाहोगे? मेरा मतलब है सुनना चाहोगे? बाय गॉड। नहीं, मुहूर्त निकलवाती हूँ पंडित जी से पूछकर। अरे बोलना मेरी अम्मा। लवलीन और चंद्रिका दोनों ही मिलकर एक साजिश रचते हैं। वो दोनों अंजलि को अगवा करवाने के लिए गुंडों को पैसे देते हैं और दिन में जब भारी दोपहर में अंजलि कुछ देर के लिए सो रही होती है, तभी वो गुंडे उसे अगवा करके ले जाते हैं। अंजलि जब अपनी आंखें खोलती है तभी अपने आप को एक बंद स्टोर रूम में देखती है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं। हे माता रानी, मैं यहाँ कैसे आ गई? अरे तेरी सास और जेठानी ने भेजा है तुझे यहाँ। और अब कुछ दिनों बाद तुझे हम बेच देंगे और खूब नोट कमाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन वो नफरत इस तरह, ये आप दोनों ने अच्छा नहीं किया माँ जी और लवलीन दीदी। गुंडे अंजलि को स्टोर रूम में कैद रखते हैं और तो और उसे सिर्फ दिन में एक बार ही खाना मिलता।
वहीं चंद्रिका और लवलीन दोनों ही विक्रम को अंजलि के खिलाफ भड़काने लगते हैं। विक्रम, बेटा तू कब तक उस बेवफा औरत के सदमे में देवदास बना रहेगा? वो तुझे छोड़कर जा चुकी है, भाग गई होगी किसी और मर्द के हाथ पकड़कर, बेशर्म कहीं की। देवर जी, आपको मैं कह रही हूँ, आपके लिए लड़कियों की लाइन लगी है। आप दूसरी शादी कर लो और छोड़ दो उस अंजलि के बारे में सोचना। बाय गॉड। लेकिन अंजलि, बस विक्रम बेटा, अगर तुमने दूसरी शादी नहीं की तो तुम हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। घर वालों की इन बातों में आकर दुखी विक्रम को ना चाहते हुए भी पायल संग शादी के लिए हाँ बोलना पड़ता है। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व आ जाता है। ये थाली वापस ले जाओ। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और मैं 9 दिन तक निर्जला व्रत रखूंगी। और देखना, मेरी माता रानी इन 9 दिनों के अंदर ही अंदर मुझे तुम जैसे दुष्ट रावणों के चंगुल से बचाकर निकाल कर ही रहेगी, और फिर मैं अपने विक्रम के पास जाऊंगी। जितने सपने देखने हैं देख ले, क्योंकि इन 9 दिनों के अंदर हम तुझे बेच ही डालेंगे। अंजलि हिम्मत नहीं हारती और वो दिन रात आंखें बंद करके तपस्या करने लगती है और माता रानी का नाम ले लेकर प्रार्थना करती है। और आखिरकार एक दिन जब गुंडे वहां मौजूद नहीं होते, तभी अंजलि को एक दिन एक आवाज सुनाई देती है। अंजलि, मैं जानती हूँ तुम मेरी कितनी बड़ी भक्त हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। बेटी, बस जय माता दी बोलो, फिर तुम्हारे हाथों पर बंधी रस्सी अपने आप खुल जाएगी। जाओ, बचाओ अपने सुहाग को। माता रानी, माता रानी, ये तो आपकी आवाज है। जय माता दी। अंजलि के इतना कहते ही उसके हाथ पांव से बंधी हुई रस्सी अपने आप टूट जाती है और वो भाग भाग कर वहां से निकल जाती है। वहीं घर को सजाया जाता है और विक्रम शादी के मंडप में पायल की मांग में सिंदूर भरने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पर अंजलि आ जाती है। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। अंजलि, तुम? विक्रम मंडप से उठकर अंजलि की तरफ भागता है और उसके गले लगता है। अंजलि चंद्रिका और लवलीन का सच सबको बताती है और तभी विक्रम चंद्रिका को कसम देकर पूछता है कि आखिर सच क्या है, और चंद्रिका चुप रह जाती है। दोनों ही माफी मांगने लगते हैं। माफ कर दो बेटा। हाँ अंजलि, अपनी बड़ी बहन समझकर माफ कर दो। नहीं, आप दोनों ने जो किया है उसकी सजा आपको और उन दोनों गुंडों को भी जरूर मिलेगी। मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और वो चंद्रिका, लवलीन और उन दोनों गुंडों को भी गिरफ्तार करके जेल में कैद कर लेते हैं। वहीं अंजलि और विक्रम माता रानी का आशीर्वाद लेकर नवरात्रि के शुभ और पवित्र अवसर पर अग्नि को साक्षी मानकर फिर से 7 फेरे लेते हैं और आगे जाकर एक बेटी को गोद लेते हैं। समय के साथ इंद्रनील का भी हृदय परिवर्तन होने लगता है और सभी खुशी से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।